जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, आज हम आप सबके सामने इतिहास के प्रश्नोत्तर लेकर के आए हैं जो कि आगामी जेपीएससी और साथ में जेटेट मेंस के क्या है सिलेबस के अंतर्गत है। याद रखिएगा, इसके साथ साथ ये यूपीएससी, इसके साथ साथ जो है भारत के विभिन्न लोक सेवा आयोग के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जितने भी विद्यार्थी है वो हमसे जुड़ना ना भूले इतिहास के प्रश्नोत्तर के लिए और झारखंड के पेपर के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी तिथि का संबंध जो है सम्राट अशोक के शासनकाल से है? सम्राट अशोक को शासन सत्ता जो प्राप्त हुई थी वो 269 बीसी से प्राप्त हुआ था, लेकिन 4 वर्षों तक उसने अपने जो है अपने भाइयों के हत्या कर किया गया। इसके साथ साथ जो है उसे सत्ता प्राप्ति या सिंहासन रूढ़ होने में जो है 4 वर्षों का समय लगा था। तो उसका शासनकाल कब से प्रारंभ होता है? तो 273 से उसका शासनकाल प्रारंभ होता है और लगभग 232 या 233 में जाकर के समाप्त हो जाता है। चलिए, इसके साथ साथ याद रखना है कि 292 किसका समय काल है? तो बिंदुसार का समय काल है। वहीं BCE 260 ये वो समय काल है जिससे अशोक जो है पूरे विश्व में परिचित हुआ या जाना गया, और इसे हम क्या कहते हैं ना, कलिंग वार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि सम्राट अशोक के द्वारा अभिलेखों का लेखन कब से प्रारंभ किया गया? सम्राट अशोक न केवल कलिंग वार के लिए जाने जाते हैं, बल्कि याद रखिएगा अशोक की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि अपने शासनकाल के विभिन्न जो चीज़ भी उन्होंने अपनाया था उन सभी को अभिलेख के माध्यम से जो है समाज के सामने रखा। और ये कब से प्रारंभ हुआ था? अशोक के अभिलेखों से ही हमें ज्ञात होता है कि उन्होंने अपने शासन के 10वें वर्ष से अपने अभिलेखों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने जो है ग्रीक आरामाइक लिपि में अपने अभिलेख बनाए, जो कि उन्होंने अपने फ्रंटियर स्टेट में लगाए, और बाद में उन्होंने जो है 11वें वर्ष से जो है ब्राह्मी लिपि से अभिलेखों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया, जो कि उनके इंटीरियर जोन में है, अर्थात मगध के आसपास के क्षेत्रों के में सीमित है। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखिएगा 26वें और 27वें वर्ष जो है मेजर पिलर एडिक्ट अर्थात दीर्घ स्तंभों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया था। तो सम्राट अशोक के अभिलेखों का निर्माण कब से हुआ ना? 10वें वर्ष से प्रारंभ हो गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक के द्वारा प्रारंभ में निम्न में से किसका अभिलेखन किया गया था? आखिर सम्राट अशोक ने कौन से शिलालेखों का प्रारंभ किया था? क्या उन्होंने लघु शिलालेख का प्रारंभ किया था, या लघु स्तंभ लेख बनाया, या दीर्घकालीन मेजर रॉक एडिट किया, या मेजर पिलर एडिट किया? तो याद रखिएगा प्रारंभ में उन्होंने लघु शिलालेख बनाए अर्थात माइनर रॉक एडिट बनाए, जो कि फ्रंटियर स्टेट में जो है मिलते हैं। उसके बाद जो उन्होंने लघु स्तंभ और दीर्घ शिलालेख अर्थात माइनर पिलर एडिक्ट और इसके साथ साथ मेजर रॉक एडिक्ट दोनों को जो है समानांतर रूप में उन्होंने बनाया, और अंत में उन्होंने जो है दीर्घकालीन स्तंभ लेख जिसे मेजर पिलर एडिक्ट कहते हैं, जो कि 7 की संख्या में है, तो उनका निर्माण किया। कुल मिलाकर के हम ये देखते हैं कि 33 जो है क्या है ना, इन अशोक के अभिलेख जो है पाए जाते हैं। तो ये याद रखना है हम लोगों के, अशोक ने जो है सबसे पहले माइनर रॉक एडिट को क्या किया था, अभिलेखों का निर्माण करना प्रारंभ किया था, और उसके बाद फिर जो है घटनाएं चलती रही। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्न में किसके द्वारा अशोक के अभिलेखों को प्रथम बार खोजा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आखिर अशोक ने अभिलेखों का निर्माण तो किया, लेकिन 20वीं सदी में या 18वीं सदी में जो है उनके अभिलेखों को किसने प्रथम बार खोजा था? टी पैंथलर ने खोजा था? क्या J.H. हैरिंगटन ने खोजा था? क्या C. बैडन ने खोजा था? या M.A. कोट ने खोजा था? ये वो सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिन्होंने अशोक के अलग अलग क्षेत्रों के अभिलेखों को खोजा है। उनमें टी पैंथलर के द्वारा 1750 में जो है इनके जो है अभिलेखों का दिल्ली मेरठ के जो अभिलेख है, या दिल्ली टोपरा के जो अभिलेख जिसे हम कहते हैं, तो दिल्ली मेरठ के अभिलेखों को खोजा गया था। किसके द्वारा? टी पैंथलर के द्वारा, याद रखिएगा। वहीं J.H. हैरिंगटन के द्वारा जो है बराबर की गुफाएं, बराबर और नागार्जुना की गुफाओं का जो है, जो कि बिहार में है, तो उसकी खोज की गए थे। और इसके साथ साथ C. बाइडन के द्वारा जो है मास्की के अभिलेख खोजे गए थे। और इसके साथ याद रखिएगा M.A. कोट के द्वारा जो है सहबाजगिरी के रॉक एडिट को खोजा गया था। तो सहबाजगिरी और मानसेहरा जो कि अशोक के साम्राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित थे, उनमें सहबाजगिरी अभिलेख का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो M.A. कोट के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, तो इन सभी चीजों को याद रखना है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा टी पैंथलर, इसका उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न में से किस भाषा समूह का संबंध जो है अशोक अभिलेखों से? अशोक अभिलेख में कौन कौन सी भाषाओं का इस्तेमाल किया गया? हालांकि 4 लिपि इस्तेमाल किए गए थे और उन 4 लिपि में कितने प्रकार की भाषाएं थी? तो प्राकृत, ग्रीक और आरामाइक भाषाएं थी। प्राकृत में 2 लिपि थे, याद रखिएगा, ब्राह्मी के साथ खरोष्टी। खरोष्टी का इस्तेमाल कहाँ हुआ है? तो बिल्कुल भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में खरोष्टी लिपि का उपयोग किया गया है और इसके साथ साथ दक्षिण भारत में भी इसका उपयोग किया गया है। और ग्रीक और आरामाइक का जो उपयोग किया गया वो कहाँ किया गया ना? भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में, विशेष करके कंधार या हम कह सकते हैं काबुल के क्षेत्रों में। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा? प्राकृतिक, ग्रीक और आरामाइक इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मी लिपि को समझने का प्रथम प्रयास जो है निम्न में से किसके द्वारा किया गया? मेजर कनिंघम के द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, क्रिश्चियन लेशन के द्वारा या एच विल्सन के द्वारा? तो याद रखिएगा, सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को जो समझने का प्रयास किया गया था वो क्रिश्चियन लेशन के द्वारा जो है सबसे पहले इसका प्रयास किया गया था। 1836 में याद रखिएगा उन्होंने भारत यूनानी राजा या इंडो ग्रीक जो सम्राट थे अगस्थोलस के ग्रीक ब्राह्मी सिक्कों का अध्ययन किया और उनमें सबसे पहले उन्होंने जो है अगस्थोलस के नाम को पढ़ने में कामयाबी हासिल की। हालांकि उन्होंने संपूर्ण ब्राह्मी स्क्रिप्ट का जो है डेसिफर वो नहीं कर पाए या समझा नहीं पाए, जिसे आगे जेम्स प्रिंसेप के द्वारा संभाला गया। इसके साथ साथ याद रखिएगा क्रिश्चियन लेशन ने कई और चीज़ों पर कामयाबी हासिल किया है। उनमें भारत के हितोपदेश या भवभूति के मालती माधव और जयदेव के गीत गोविंद का भी उन्होंने ट्रांसलेशन किया था। तो एक महत्वपूर्ण डेटा है, इसे याद रखना है। क्रिश्चियन लेसन ने सबसे पहले जो है डेसिफेयर करने का प्रयास किया या समझाने का प्रयास किया था ब्राह्मी लिपि का। हालांकि उन्होंने पूर्ण रूप से इसे समझाने में वो असफल हुए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस अभिलेखों का जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सफलतम रूप में अध्ययन और प्रकाशन किया गया? जैसे कि मैंने आप सभी को कहा कि सबसे पहले कार्य किसके द्वारा शुरू किया गया? क्रिश्चियन लेसन के द्वारा 1836 में शुरू किया गया। उसी समय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सेक्रेटरी के रूप में जो है जेम्स प्रिंसेप जो है चेयर पर रहते हैं और जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है एडवर्ड स्मिथ और जॉर्ज टर्नर की सहायता से दिल्ली टोपरा के जो अशोक के अभिलेख हैं उनका संपूर्ण अध्ययन किया गया। उन संपूर्ण ब्राह्मी और खरोष्टी भाषाओं का अध्ययन करते हुए उनका लेख भी प्रकाशित किया गया एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल में वॉल्यूम 6 में इसे प्रकाशित किया गया था। तो ये एक याद रखना है कि जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ही अशोक के अभिलेखों का सफलतम अध्ययन किया गया था। वहीं इसकी शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई थी? तो क्रिश्चियन लेसन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसका जेम्स प्रिंसेप संस्थापक संपादक था? अर्थात निम्न में जो पत्रिकाएं दिए हुए उन पत्रिकाओं में से या जर्नल्स दिए हुए उनमें से कौन सा जो है जेम्स प्रिंसेप जो है क्या संस्थापक सदस्य माने जाते हैं? डिस्क्रिप्टिव इंडिया, ग्लीनिंग इन साइंस, द जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1। तो इन सभी में याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप जो है संस्थापक सदस्य थे। वो क्या थे ना? जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सदस्य थे। कब? तो ऑब्वियसली 1832 से लेकर के जो 1837 तक जो अपने भारत छोड़ने तक वो यहाँ पर क्या थे ना, उन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया था। पूर्व में याद रखिएगा डिस्क्रिप्टिव इंडिया के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो टी पैंथेलायर वही हैं जिन्होंने अशोक के अभिलेखों का खोज किया था 1750 में। और उसके बाद सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने जो है ग्लीनिंग इन साइंस पत्रिका को जो है संपादन किया था। किसके साथ? तो जेम्स हर्बर्ट के साथ संपादन किया था 1829 के आसपास। बाद में जेम्स हर्बर्ट या ग्लीनिंग इन साइंस की मृत्यु के बाद जो है ग्लीनिंग इन साइंस जो है खो जाता है और इसी ग्लीनिंग इन साइंस को जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल में जो है प्रकाशित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, जब वो सेक्रेटरी के पद पर रहते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1 का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो मेजर कनिंघम के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? तो 1871 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्न में से किस अभिलेखों के द्वारा आधार पर मौर्य सम्राट अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया गया? इसका अर्थ यह है कि किस निम्न में जो लेखन या रचनाकार दिए गए हैं उनमें से किन्होंने जो है सिर्फ अभिलेखों के आधार पर जो है मौर्य सम्राट का इतिहास लिखा? आरजी भंडारकर, डीआर भंडारकर, आरके मुखर्जी या राधा कुमुद मुखर्जी या बीएम बरुआ, किन्होंने जो है सिर्फ अभिलेखों के आधार पर जो है अशोक का इतिहास लिखा था? तो इसका उत्तर याद रखिएगा डीआर भंडारकर। याद रखिएगा आरजी भंडारकर के
ही पुत्र थे डी.आर. भंडारकर, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आर.जी. भंडारकर क्या थे ना, वो समाज सेवक थे। अगर आपको याद होगा, आर.जी. भंडारकर जो है परमहंस सभा, प्रार्थना समाज, महाराष्ट्र में उस समय ये जो सभाएं पाए जाते थे, उनके ये संस्थापक सदस्यों में से एक माने जाते हैं। इसके अलावा आर.जी. भंडारकर ने 1885 में महाराष्ट्र गर्ल्स एजुकेशन सोसाइटी, जिसे हुजूर पागा भी कहा जाता है, तो हुजूर पागा का संस्थापक कहा जाता है। ये उस समय अर्थात महाराष्ट्र में गर्ल्स एजुकेशन पर अर्थात छात्राओं के लिए जो स्कूलिंग जो व्यवस्था है, वो कह सकते हैं कि ये प्रारंभिक तौर पर इसे जो है आर.जी. भंडारकर के द्वारा ही स्थापित किया गया था। ठीक है, इन्हीं के नाम पर 1917 में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की जाती है। इन्हीं के पुत्र कौन थे? तो इनके पुत्र थे डी.आर. भंडारकर, जिन्होंने 1925 में जो है अपने अशोका का क्या किया था ना, विमोचन किया था। और इसी विमोचन पर ही या इसी जर्नल पर ही उन्होंने जो है अशोक का क्या लिखा था, इतिहास लिखा था। किसके आधार पर? तो याद रखिएगा, उन्होंने जो है अभिलेखों के आधार पर जो है अशोक का इतिहास लिखा था। इसके अलावा राधा कुमुद मुखर्जी ने 1928 में भी अशोका नाम के जो है क्या है ना पुस्तक लिखे हैं। और B.M. बरुआ के द्वारा भी जो है पुस्तक लिखा गया है, जिसका नाम है अशोका एंड हिज इंस्क्रिप्शन। तो इस प्रकार ये सभी वो राइटर है, सिर्फ आर.जी. भंडारकर को छोड़कर बाकी तीन क्या है, अशोक से जुड़े हुए ही क्या है ना इतिहासकार या रचनाकार माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते, देखते कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, पुराणों में अशोक के लिए किस उपाधि का प्रयोग किया गया? तो ऑब्वियसली पुराणों में जो है अशोक के लिए अशोक वर्धन शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए देवनाम प्रियदर्शी, रानी अशोक, राजा अशोक, ये वो नाम है जो अशोक को विभिन्न अभिलेखों से हमें प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस बौद्ध अनुश्रुति से देवनाम प्रियदर्शी का संबंध अशोक से प्राप्त होता है? अर्थात देवनाम प्रियदर्शी ही अशोक है, इस बात या इस तथ्य का उल्लेख हमें किस बौद्ध अनुश्रुति से प्राप्त होता है? क्या यह दिव्य वेदांत से प्राप्त होता है, दीपवंश से प्राप्त होता है, महावंश से प्राप्त होता है, या ललित विस्तर से? तो याद रखिएगा, वास्तव में यह दीपवंश से प्राप्त होता है, जहां यह बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है कौन आएगा ना, अशोक आएगा जो कि राज करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखिएगा, इस देवनाम प्रियदर्शी ही अशोक है, इसकी खोज मूल रूप से किसके द्वारा किया गया था? तो जॉर्ज टर्नर ही वो व्यक्ति है जिन्होंने महावंश को खोजा था। और उनके बाद, इसी महावंश के बाद उन्हें दीपवंश प्राप्त होता है। और दीपवंश के एक लेख में उन्हें यह प्राप्त होता है कि देवनाम प्रियदर्शी ही क्या है, अशोक है। और इस आधार को वो किसे फॉरवर्ड कर देते हैं ना, जेम्स प्रिंसेप को फॉरवर्ड कर देते हैं। और जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में दिल्ली टोपरा जो इंस्क्रिप्शन है, उसके जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है या खरोष्टी स्क्रिप्ट है, उसका क्या किया जाता है, डेसिफियर किया जाता है और सभी के सामने जर्नल में प्रकाशित कर दिया जाता है। तो ये वो इतिहास है। ठीक है, तो इसका उत्तर याद रखिएगा, दीप वंश से हमें प्राप्त होता है, जो कि महावंश का ये क्या है ना भाग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते, देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। निम्न में से किस अभिलेख से देवनाम प्रियदर्शी अशोक की उपाधि प्राप्त होती है? अर्थात निम्न में से किन अभिलेखों से जो है देवनाम प्रियदर्शी अशोक ये संपूर्ण उपाधि प्राप्त होती है? रामपुरवा के अभिलेख से, दिल्ली टोपरा के अभिलेख से, कंधार अभिलेख से, या मास्की के अभिलेख से? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा मास्की के अभिलेख, जहां हमें क्या प्राप्त हो रहा है, जहां हमें देवनाम प्रियदर्शी अशोक की संपूर्ण नाम प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसकी खोज किसके द्वारा किया गया? तो सी बैडन के द्वारा इसे खोजा गया था। कब खोजा गया? तो 1915 में इसे खोजा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते, देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। निम्न में से किसके द्वारा दिल्ली टोपरा अभिलेखों को खोजा गया था? पहले बार जो हम लोगों ने प्रश्न पढ़ा था उसमें यह पढ़ा था कि दिल्ली टोपरा अभिलेखों का डेसिफियर किसने किया था, तो वो उसका उत्तर था जेम्स प्रिंसेप। लेकिन दिल्ली टोपरा अभिलेखों को खोजा किसने था, ये इस बार का प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जेम्स टोड, कैप्टन पॉयलर, कैप्टन बर्ट, या सी बाइडन? तो इसका उत्तर क्या होगा? याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा कैप्टन पॉयलर। 1750 में सबसे पहले टी पैंथलायर ने दिल्ली मेरठ के पिलर्स को देखा था, और उसके तुरंत बाद जो है कैप्टन पॉयलर के द्वारा जो है 1785 में, याद रखिएगा, इस अभिलेख को खोजा गया था। अर्थात दिल्ली टोपरा पिलर इंस्क्रिप्शंस के फ्रेगमेंट को देखा गया था। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखना है, जेम्स जो टोड है वो क्या है, उन्होंने गिरनार अभिलेख की खोज की थी 1822 में। उन्होंने गिरनार अभिलेख को खोजा था, जो कि महत्वपूर्ण और आज भी सुरक्षित रूप से पाया जाता है। और इसके साथ साथ
कैप्टन बट के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कैप्टन बट ने कलकत्ता के भाबरू शिलालेख की खोज किया गया था कैप्टन बट के द्वारा। और ओबियसली सी बाइडेन के द्वारा क्या खोजा गया था, तो सी बाइडेन के द्वारा मास्की के अभिलेख खोजे गए थे जिनमें देवनाम प्रियदर्शी अशोक का संपूर्ण उल्लेख पाया जाता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा कैप्टन पॉयलर ने जो है दिल्ली टोपरा अभिलेखों के फ्रैगमेंट्स को देखा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न में से किस अभिलेखीय स्रोत से सम्राट अशोक के लिए बेसिलस प्रियदर्शी, ओबियसली बेसिलस शब्दों का इस्तेमाल जो है सीथियन अर्थात शक साम्राज्य से प्राप्त होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो कोई भी अभिलेख होगा वहां से हमें क्या प्राप्त हो सकता है ना, बेसिलस उपाधि प्राप्त हो सकती है। तो बेसिलस प्रियदर्शी उपाधि कहाँ प्राप्त होता है, तो बिल्कुल कंधार इंस्क्रिप्शन से। कंधार में कई इंस्क्रिप्शन हैं, उनमें कंधार रॉक एडिट है, इसके अलावा कंधार बायलिंगुअल रॉक एडिट है। तो बायलिंगुअल रॉक एडिट से हमें क्या प्राप्त होता है ना, बेसिलस प्रियदर्शी जैसे उपाधियां जो है प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा लुम्बिनी का अभिलेख, बराबर की पहाड़ी या मास के अभिलेख, इन सभी में जो है हमें क्या प्राप्त होता है ना, देवनाम प्रियदर्शी के जो है उपाधियां प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न में से किस अभिलेखीय स्रोत से सम्राट अशोक के लिए रानियों अशोक की उपाधि का प्रयोग किया था। ये यूपीएससी का प्रश्न है। रानियों अशोक या राज्य अशोक का जो शब्द है और उसके साथ साथ रानी की आकृति के साथ उनका जो है क्या मिलना ना, उनकी आकृति मिलना, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें कौन से अभिलेख से प्राप्त होते हैं, कंधार के अभिलेख से, रामपुरवा के अभिलेख से, कंगनहल्ली के अभिलेख से या गुर्जरा के अभिलेख से। तो याद रखिएगा सन्नति, कर्नाटक के सन्नति क्षेत्रों से ही 2 से 3 किलोमीटर दूर क्या है, कंगनहल्ली क्षेत्र है। कुलबर्गा जो डिस्ट्रिक्ट कुलबर्गा का जो क्षेत्र या डिस्ट्रिक्ट है वहाँ ये सन्नति क्षेत्र है जो कि बौद्धिस्ट साइट है। और वहाँ कंगली अभिलेख को खोजा गया था जहाँ 145 से अधिक बौद्धिक चीज़ों को जो है अलग अलग समय काल में मिला है। उसी में जो है कंगनहल्ली अभिलेख में ही रानी अशोक या राज्य अशोक का नाम उल्लेखित प्राप्त होता है। ठीक है, इसे मूल रूप से 1994 और 98 में और उसके बाद 2000 से 2002 में खोजा गया था और उसी संदर्भ में इस क्षेत्र में जो है अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते देखते क्या है, निम्न में से कौन अशोक का प्रथम ज्ञात शिलालेख है। अशोक के इंस्क्रिप्शंस की खोज की गई और सबसे पहले कौन सा इंस्क्रिप्शन से जो है प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा कंधार शिलालेख, कंधार बायलिंगुअल रॉक एडिट जो है जो कि ग्रीक और आरामाइक भाषा में लिखे गए हैं। और ये जो है माना जाता है कि ये अशोक ने अपने 10वें वर्ष अर्थात 260 BC में जो है इस अभिलेख का निर्माण किया था, पहला बार निर्माण किया था। और प्रथम नोन क्या है ना, याद रखना है कि प्रथम नोन अभिलेख इसे ही माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ की खोज किसके द्वारा किया गया, अर्थात लायन कैपिटल जो कि भारत का क्या है ना राष्ट्रीय चिन्ह है। तो इस भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किसने पहली बार खोजा था, मेजर कनिंगम ने खोजा था, J.H. हैरिंगटन ने खोजा था या F.O. ओयरटेल ने खोजा था या जेम्स टोड ने खोजा था। तो याद रखिएगा F.O. ओयरटेल के द्वारा जो है 1904 और 5 के ठंड के मौसम में इसे खोजा गया था। ठीक है, जिसे बाद में पंडित नेहरू के द्वारा अर्थात इस सिंबल को जो है पंडित नेहरू के द्वारा जुलाई 1947 में संविधान सभा में रखा और जो कि दिसंबर 1947 में पास हुआ और फिर इसे राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर हम लोगों ने ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा F.O. ओयरटेल के द्वारा इसे खोजा गया था। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस मेजर रॉक एडिट से अशोक ने अपने सीमांत क्षेत्र में से चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, चेर, इसके अलावा याद रखिएगा ताम्रपर्णी, साथ में नाभापंथी अर्थात अपने जो सीमांत क्षेत्र हैं भारत में एवं भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में स्थित एंटियोकस द्वितीय के साथ साथ जो पड़ोसी राज्य है उनका हमें जो है नाम प्राप्त होता है। तो कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है, याद रखिएगा अशोक के जो मेजर रॉक एडिट है जिनमें याद रखना है कि जो मेजर 14 रॉक एडिट है उन 14 रॉक एडिट्स में ही जो है हमें क्या मिलता है ना, हमें सीमांत क्षेत्रों के पड़ोसियों के नाम प्राप्त होते हैं। और मूल रूप से अशोक के मेजर रॉक एडिट 2 और 13 में जो हमें ये वर्णन प्राप्त होता है कि चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, चेरपुत्र, यवनराज, एंटियोकस द्वितीय यहाँ पर जो है मनुष्य के सेवा के साथ साथ वो क्या करेंगे ना, मनुष्य सेवा के साथ साथ वो मेडिकल के क्षेत्र में अर्थात चिकित्सा सेवा का भी व्यवस्था करेंगे। और इसके साथ साथ अभिलेख 13 में
रॉक एडिक्ट 13 में जो है हमें जो है क्या प्राप्त होता है ना, 4 यवन राज्यों का नाम भी प्राप्त होता है। उनमें एंटिक्यूस 2 का नाम प्राप्त होता है, टॉलमी तृतीय का नाम प्राप्त होता है, एंटिगोनस गोनस का नाम प्राप्त होता है, मगास का भी नाम प्राप्त होता है जो कि सीरीन के शासक थे, और अलेक्जेंडर 2 या एपिरस के अलेक्जेंडर 2 जिसे अलिक सुंदर कहते हैं उनका भी नाम प्राप्त होता है। ठीक है, तो रॉक एडिक्ट 2 और 13 में हमें ये सूचना प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न में से किस मेजर रॉक एडिक्ट से कलिंग युद्ध की भीषणता का वर्णन किया गया है कि अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध किया गया जिसमें 1.5 लाख से भी ज़्यादा मिलियंस ऑफ लोगों को मारा गया। तो ये सूचना हमें कहाँ प्राप्त हो रही है, तो सबसे बड़ा जो रॉक एडिक्ट है वो याद रखिएगा रॉक एडिक्ट 13 है, और इसी रॉक एडिक्ट 13 से हमें कलिंग युद्ध की भीषणता का भी चर्चा जो है हमें प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न में से किस मेजर रॉक एडिक्ट में अशोक के द्वारा युक्त रज्जुक प्रादेशिक एवं अधिकारियों को प्रत्येक 5वें वर्ष धर्मानुशासन के लिए राज्य भ्रमण का आदेश दिया गया? रॉक एडिक्ट 2 में, रॉक एडिक्ट 3 में, रॉक एडिक्ट 4 में या रॉक एडिक्ट 5 में? तो इसका उत्तर याद रखिएगा रॉक एडिक्ट 3 में। अशोक ने ये जो आदेश है वो अपने शासन के 12वें वर्ष दिया था कि युक्तक, रज्जुक और प्रादेशिक को क्या करना होगा, अपने क्षेत्र में हर एक 5वें वर्ष उन्हें भ्रमण करना होगा, और धर्म के अनुपालन में जो समस्याएं आ रही है या अगर कोई सांप्रदायिक विवाद है तो उन्हें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा रॉक एडिक्ट 3 इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न में से किस मेजर रॉक एडिक्ट से 8वीं प्रदेश के साथ झारखंड प्रदेशों का उल्लेख प्राप्त होता है? अर्थात इन क्षेत्रों के लोगों को धम्म का पालन सुनिश्चित करना पड़ेगा, और ये होता है रॉक एडिक्ट 13 में। याद रखिएगा मेजर रॉक एडिक्ट 13 में 8वीं प्रदेशों का उल्लेख है, जहां झारखंड के क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि इन क्षेत्रों में जो भी सीमांतवासी हैं उन्हें क्या करना होगा ना, उन्हें भी धम्म का पालन सुनिश्चित करना होगा, तो अशोक उन्हें क्या करेंगे, छोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस मेजर रॉक एडिक्ट से धर्म महामात्र, स्त्री महामात्र, गौशाला निरीक्षक एवं अन्य वर्गों के अधिकारियों की नियुक्ति के साथ सर्वधर्म संभव की सूचना प्राप्त होती है? अर्थात सभी धर्मों के प्रति अशोक के लिए जो सम्मान की सूचना है वो हमें किस रॉक एडिक्ट से प्राप्त होते हैं? रॉक एडिक्ट 10, रॉक एडिक्ट 11 या 12 या 13? तो इसका उत्तर याद रखिएगा रॉक एडिक्ट 12 से हमें ये सूचना प्राप्त होते हैं कि अशोक के द्वारा जो है सर्वधर्म को सम्मान दिया जाएगा, ऑल सेक्ट को उनके द्वारा क्या दिया जाएगा ना, उन्हें सम्मान दिया जाएगा, और उन्हें इसके लिए महामात्र, स्त्री महामात्र, गौशाला निरीक्षक की भी नियुक्ति की है जो हर क्षेत्र में भ्रमण करते हुए धर्म अनुशासन को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर याद रखिएगा, इसका उत्तर क्या होगा, रॉक एडिक्ट 12 इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस रॉक एडिक्ट के द्वारा अशोक अपने सीमावर्ती अविजित जनजातियों को धम्म पालन करने का आदेश उल्लेखित करता है? इसमें भी झारखंड का नाम प्राप्त होता है, ध्यान में रखिएगा। अर्थात अशोक के किस रॉक एडिक्ट में हमें उन अविजित क्षेत्रों के जनजातियों को ये उल्लेखित किया जाता है कि उन्हें धर्म अनुशासन पालन करना होगा, तब वो क्या करेंगे ना, उन्हें वो छोड़ देंगे, अन्यथा उन पर जो है कार्रवाई की जा सकती है। तो धौली का अभिलेख, जागोर का अभिलेख, पृथक शिलालेख 1 और पृथक शिलालेख 2। याद रखिएगा धौली और जागोर का अभिलेख जो है कहाँ है ना, उड़ीसा में स्थित है, और जब इसकी खोज की गई थी मेजर इलियट के द्वारा 1850 में, उस समय उन्होंने देखा कि यहाँ रॉक एडिक्ट 1 से लेकर के जो है 11 तक है, जबकि 10 तक है, जबकि 11, 12, 13 और 14 ये 11 तक है, 12, 13, 14 जो अनुपस्थित है। अर्थात कलिंग युद्ध की जो भीषणता है वो इन रॉक एडिक्ट में नहीं रखे गए थे। इसके अलावा जो है 2 सेपरेट रॉक एडिक्ट जोड़ दिए गए थे जिसे कलिंग सेपरेट रॉक एडिक्ट कहा जाता है। तो सेपरेट रॉक एडिक्ट 1 और सेपरेट रॉक एडिक्ट 2, इसमें से सेपरेट रॉक एडिक्ट 2 में जो है ये कहा गया है कि अनकॉन्क्वर्ड जो ट्रैवल्स हैं उनको क्या करना होगा, उनको भी धर्म का अनुशासन सुनिश्चित करना होगा, और इस क्षेत्र में जो है झारखंड भी सम्मिलित होता है। आप सभी में जो कोई भी झारखंड का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालांकि ये पूरा के पूरा क्वेश्चन ही झारखंड के लिए है, विभिन्न डिफरेंट लोक सेवा आयोग के लिए भी है। तो याद रखिएगा झारखंड का उल्लेख 2 रॉक एडिक्ट्स में मिल रहा है, एक तो कलिंग सेपरेट रॉक एडिक्ट 2 और दूसरा किस में मिल रहा है, तो याद रखिएगा मेजर रॉक एडिक्ट 13 में जो है ये हमें प्राप्त हो रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अशोक के मेजर रॉक एडिक्ट का विषय क्या है? कलिंग एवं सीमावर्ती क्षेत्रों के विजय अभियान, बौद्ध और उसके संघ के नियम, धम्म विजय, नियम एवं प्रचार, बुद्ध के जीवन चरित्र। तो मेजर रॉक एडिक्ट का विषय याद रखिएगा धम्म विजय, नियम और प्रचार, ये मेजर रॉक एडिक्ट का विषय है। वहीं माइनर रॉक एडिक्ट का विषय क्या था ना, बुद्ध और धम्म से संबंधित थे। ठीक है, हालांकि कलिंग विजय के बारे में जो है वो मेजर रॉक एडिक्ट से ही हमें प्राप्त हो रहा है, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों का विजय अभियान हम नहीं कह सकते, इसे हम कह सकते हैं धम्म अभियान कह सकते हैं। तो इसका प्रॉपर उत्तर क्या होगा, इसका प्रॉपर
होगा धम्म विजय, और धम्म विजय के लिए जो नियम और प्रचार थे वो कहाँ हमें मिलते हैं ना, मेजर रॉक एडिक्ट जो कि 14 की संख्या में है वहाँ हमें मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न में से किस रॉक एडिक्ट से अशोक का बुद्ध धर्म से संबंध प्राप्त होता है? माइनर रॉक एडिक्ट 1, माइनर रॉक एडिक्ट 2, कलिंग पृथक शिलालेख 1 या कलिंग पृथक शिलालेख 2? तो इसका उत्तर क्या होगा, याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा रॉक एडिक्ट माइनर रॉक एडिक्ट 1 अर्थात लघु शिलालेख 1 से हमें जो है अशोक का बौद्ध धर्म या जो है उसके साथ जो संबंध है उसके संपूर्ण जो है विवरण हमें प्राप्त होता है कि अशोक जो है कितने वर्षों तक अर्थात 2.5 वर्षों तक वो क्या थे ना, उन्होंने उपासक धर्म को ग्रहण किया था। हालांकि उन्होंने स्वयं लिखा है कि 1 वर्षों तक वो तो सामान्य जिंदगी बिताते हैं, लेकिन 1.5 वर्ष अगले 1.5 वर्ष जो वे पूर्ण रूप से क्या बन जाते हैं ना, बौद्ध धर्म और संघ के साथ सम्मिलित हो जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा माइनर रॉक एडिक्ट 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न में से किस रॉक एडिक्ट से अशोक के द्वारा बुद्ध धर्म और संघ के प्रति जो है श्रद्धा और आस्था व्यक्त किया गया? अर्थात अशोक ने बुद्ध धर्म और संघ के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था को किस रॉक एडिक्ट के माध्यम से व्यक्त किया था? माइनर रॉक एडिक्ट 1, माइनर रॉक एडिक्ट 2, माइनर रॉक एडिक्ट 3 या दीर्घ शिलालेख 1? तो इसका उत्तर याद रखिएगा, माइनर रॉक एडिक्ट 3 में अशोक ने जो है बुद्ध और धम्म के प्रति जो है अपना क्या व्यक्त किया था ना, आस्था को प्रकट किया था। इस रॉक एडिक्ट के लिए इस रॉक एडिक्ट को भाबरू शिलालेख भी कहा जाता है या बैराट के अभिलेख भी कहा जाता है, जहाँ हमें मूल रूप से ये रॉक एडिक्ट 3 जो है उल्लेखित है। और इसी रॉक एडिक्ट 3 में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, बुद्ध धर्म और संघ के प्रति अशोक की आस्था को दर्शाया गया है। तो आई होप कि ये सारे प्रश्न झारखंड के डिफरेंट एग्जाम में तो काम आएंगे, जेपीएससी में भी कार्य आएंगे, और इसके साथ साथ भारत के विभिन्न जो भी एग्जाम है, लोक सेवक एग्जाम है, चाहे वो यूपीएससी हो या चाहे याद रखिएगा चाहे कोई भी लोक सेवक एग्जाम हो, उन सभी में काम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।